उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, टिप टॉप होंगे, फिट फाट होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगे। और फाइनली आपका इंतजार खत्म हो चुका होगा क्योंकि गुड मॉर्निंग आज अब शुरू हो चुका है। अच्छा, हम रोजाना जो है वो थीम के हवाले से बात करते हैं, हमारे डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं। कल हमारा बड़े मजे का टॉपिक था इवेंट मैनेजमेंट के मुतालिक, जिसमें हमें बड़ा अच्छा फीडबैक आया, लोगों को भी बड़ा पसंद आया। आज भी हमारा टॉपिक जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और ये सबके लिए बड़ा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि ये आज से फेवरेट नहीं है, ये जब पाकिस्तान से पहले भी फेवरेट था, जब पाकिस्तान बना नहीं था, और पाकिस्तान बनने के बाद सबका बहुत ज्यादा फेवरेट टॉपिक था, और वो था रेडियो के मुतालिक, आरजेइंग के मुतालिक। डेफिनेटली पाकिस्तानी आरजेइंग की बात की जाए अगर, तो पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सारे आरजेज हैं, मुख्तलिफ शहरों में रेडियो स्टेशन हैं और लोग आपको एंटरटेन करते रहते हैं, और टीवी से ज्यादा आप इन लोगों को पसंद करते हैं ना। जब मैं अगर कहीं जाती हूँ या किसी आरजे से मिलती हूँ तो वो ये बताते हैं कि हम लोग टीवी पे होते हैं, लेकिन आरजे जितने भी आरजेज होते हैं उनको रेडियो के मुतालिक, रेडियो के हवाले से लोग बहुत जानते हैं और पसंद करते हैं, क्योंकि आप उनसे लाइव जो है वो चिट चैट करते हैं, आपका राब्ता होता है। और अगर रेडियो की बात की जाए तो पाकिस्तान में जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था तो रेडियो पाकिस्तान से जितनी भी खबरें नशर होती थी, और रेडियो पाकिस्तान पे बैठने वाले वो तमाम लोग जो हैं वो स्टार थे और वो आज भी स्टार हैं। और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया और फिर आर्टिस्ट चेंज हो गई और उसके बाद फिर डिफरेंट प्राइवेट स्टेशन बन गए, और अब इस काम में मजीद जिद्दत आ गई है। सबा, ये काम मुझसे बेहतर नहीं कोई जान सकता, क्योंकि मैंने अपने करियर का स्टार्ट ही रेडियो से किया था और ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत बेहतर तौर पर जानती हूँ कि जो शख्स एक बार रेडियो का मजा चख ले तो वो चाहे टेलीविजन में चला जाए, चाहे वो कुछ भी कर ले, पर रेडियो उसको बार बार अपनी तरफ खींचता है। और मैं ये बात अक्सर अपने फैंस को बोलती भी थी, और मैं जानती हूँ ये बात कि मुझे शायद टीवी से इतनी मकबूलियत नहीं मिली जितनी रेडियो से मिली थी, और आज तक लोग मुझे कहते हैं कि हम आपको आपके उस शो की वजह से याद करते हैं। तो रेडियो वाकई में एक ऐसा मीडियम है जिससे लोग बहुत ज्यादा आपकी तरफ खिंच कर आते हैं और आप डायरेक्टली उनसे कनेक्टेड होते हो। तो ये एक बहुत ही बेस्ट पार्ट होता है रेडियो के बारे में। हाँ, आप क्या कह रही थी, बोले? हाँ, एक और चीज इसमें हम अगर बात करें तो रेडियो जिस भी दौर की बात हो, रेडियो की एक मखसूस लिसनरशिप है जो कि हर दौर में एक ही जैसी होती है, और वो वक्त के बदलने के साथ साथ चाहे जितने मर्जी चैनल्स आ जाएं, टीवी आ जाए, इंटरनेट आ जाए, वो आवाज के साथ जो आपका रिश्ता होता है, आपको शायद वो शक्ल देखने का भी इतना तजस्सुस नहीं होता, पर आप उस आवाज से कनेक्ट। अब आपने आवाज की बात है तो ऐसी कुछ आवाजें हैं जिनको आप सुनते हैं रेडियो पे, उनसे हम आपको मिलवाएंगे और आपके लिए सरप्राइज होगा कि वो आपके आरजेस कौन है जिनको आप सिर्फ सुनते थे। और गुड मॉर्निंग आज में आप उनसे मिलेंगे, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी हमारा जो रेडियो है वो सुना जाता है, इवन स्पोर्ट्स तो हमारा बहुत ही ज्यादा सुना जाता है। तो अब सबसे पहले मिलेंगे जूनियर आरजे से जो रेडियो में अपना ब्राइट करियर बनाना चाहती हैं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। मीडिया में आने के लिए मैंने रेडियो को ही इसलिए चुना क्योंकि रेडियो हमें लफ्ज़ों की पहचान अच्छे तरीके से करा देता है और हमारी आवाज़ को भी अच्छे तरीके से तराश देता है। वैसे तो हम नॉर्मल लाइफ में भी उर्दू बोलते हैं, लेकिन जो एज अ एंकर देखा जाए तो उनके अल्फाज, उनका अंदाज वो सब डिफरेंट होता है। मिलेंगे रेडियो की दुनिया में बड़ा नाम रेडियो प्रेजेंटर अबू राशिद से और सुनेंगे कि उनकी सक्सेस स्टोरी क्या है। जिंदगी में दूसरों के लिए, अपने लिए आसानियां तलाश कर रहे हैं, और आपका ये मोटो और आपका ये मकसद कि आपकी वजह से जिंदगी एक खूबसूरत जगह के साथ दूसरों के लिए भी हसीन हो जाए, ऐसा करना बहुत खूबसूरत सी बात है, क्योंकि अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। और मिलेंगे हवा के दोष पर आरजेस की आवाज सामईन तक पहुंचाने में सबसे अहम रोल प्ले करने वाले आरजे से। मेरा नाम अदील हैदर है और मैं एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर हूँ। यहाँ पे रेडियो पे काम कर रहा हूँ। ट्रांसमिशन हमारी ऑन एयर हो रही होती है तो उसको लुक आफ्टर करना होता है। एक आरजे जो अपना शो कर रहा होता है उसके पीछे कितने लोग बैक हैंड पे काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ जो है वो क्लियर जो है वो लोगों तक जारी होती है। और कराची में जिस तरीके से आपको पता है 2-2.5 करोड़ की आबादी है, तो उसको प्रॉपर आवाज़ को उसको देना, तो लोगों को जस्ट वो नज़र आ रहा होता है कि आरजे की आवाज़ आ रही है, उसी को लोग जो है फॉलो कर रहे होते हैं। और ये आरजे नहीं थे, ये ऑडियो इंजीनियर थे, और हम आरजेस के अंदर इतना घूमते कि हमने ऑडियो इंजीनियर को भी आरजे कह दिया। खैर, कुछ बड़ा मुश्किल काम होता है सबा ये सब कुछ एक साथ मैनेज करना, क्योंकि जो एक आरजे होता है वो ये सब काम एक साथ बैठे हुए कर रहा होता है। उसने साथ में अपनी वो डिस्क जो होती है उसको भी प्ले करना होता है, सॉन्ग्स भी ऑनर करने होते हैं, कमर्शियल्स भी साथ ही ऑनर करने होते हैं। हमें तो बड़ा सहारा है, हमें तो बहुत इसमें रिलैक्सेशन मिल जाती है कि पैनल वाले जो है। मैं आपको बताऊंगी कि मैं भी ये काम कर चुकी हूँ, लेकिन अभी जो है ये सब स्टोरीज हम आगे चलकर देखेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।
जनाब, इस वक्त मेरे पास एक्सप्रेस रोजनामा है और आज की मेन और अहम लीड यहाँ पर फौजी अदालतों के हवाले से मेंशन है। जैसे कि आप जानते हैं कि इसका दूसरा इजलास भी बेनतीजा खत्म हो चुका है और अब नया इजलास जो है वो 31 जनवरी को तलब किया जा रहा है। आपको बताएं कि इसी हवाले से मेन और अहम लीड यहाँ पर मेंशन है कि फौजी अदालतों में तौसी के लिए दूसरा इजलास भी नाकाम रहा। तमाम अपोजिशन जमातें जो है वो ये शिकवा कर रही हैं और वो जानना चाह रही हैं कि जो फौजी जो इस्लाहात थी, मदारिस की इस्लाहात, उनके हवाले से क्या कुछ किया गया हुकूमत की जानिब से, और तमाम तर जो नेशनल एक्शन प्लान हैं और कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयों की बातें की जा रही थी वो अब तक कहाँ पहुंच गई हैं। उसके बाद ही हम ये कोई फैसला करेंगे कि फौजी अदालतें कायम करनी है या नहीं। लेकिन फौजी अदालतों ने जितनी भी कामयाबी हासिल की है और जिस तरह से काम किया है उस पर किसी को कोई शक नहीं है और तमाम अपोजिशन जमातें ये भी कहती हैं साथ साथ कि नहीं, फौजी अदालतों ने जितना भी काम किया हम उसको सराहते हैं। ठीक है, तो एक और यहाँ पर मेन लीड जो लगी हुई है वो ये है जंग में है और यह है पार्लिमानी कार्रवाई का जायजा लिया जा सकता है। तशरीह के लिए तकर्रियों का मुवाजना, खिलाफ वर्जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट 248 का इस्तिस्ना नहीं मांगा और 66 का इस्तेहकाक सारी पार्लियामेंट का है, ऐसा कहते हैं वकील वजीर आजम के जो नवाज शरीफ हैं उनके वकील का ऐसा कहना है। और पार्लियामेंट के अंदर जुर्म का इर्तिकाब किसी रुकन की भी सरकारी जिम्मेदारी नहीं, वहां भी कानून की पाबंदी लाजिम है। जस्टिस आसिफ खोसा पार्लियामेंट से बाहर की कार्रवाई इस्तेहकाक का हिस्सा नहीं रखती और ऐसा कहते हैं जस्टिस अजमत सईद। अभी तक जितनी भी पनामा केस की जितनी भी ये समाअत चल रही है, जितनी भी आगे कार्रवाई बढ़ रही है, उसमें अब दो चीजें सामने आ रही हैं, एक तो इस्तिस्ना और दूसरा प्रिविलेज यानी इस्तेहकाक। और ये हम 3 दिन से ये दोनों वर्ड सुन रहे हैं कि जी इस्तेहकाक में क्या फर्क है, उधर से डिफाइन किया जाता है इस्तेहकाक ये है, इधर से डिफाइन किया जाता है इस्तिस्ना ये है। तो अब देखना ये है कि इसको मैनेज किस तरह करेंगे और अब क्या नतीजा निकलता है। बड़े आज सवालात जो है वो इसके बाद जन्म दिए जा रहे हैं जब से ये बात आर्टिकल 66 की हुई है, क्योंकि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि आप पार्लियामेंट के अंदर तहरीक इस्तेहकाक जमा नहीं करा सकते वजीर आजम के खिताब के बरअक्स, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अब ये चीज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो है आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो दो डिफरेंट चीजें। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि आखिर अब ये केस कहाँ जाए। ऐसा है कि हम लोग अदालती कार्रवाइयों के बारे में इतना जानते तो नहीं है, लेकिन इस तरह का है कि हुकूमत की जानिब से भी कहा गया है कि वजीर आजम को ये हासिल होता है कि वो इस्तेहकाक अगर लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है। तो मेरे ख्याल में सब जुडिस केस है तो हम इसको कहाँ जाएगा, बात ये है ना पार्लियामेंट में। तो फिर हम एडिटोरियल्स में डिस्कस करेंगे ना, हाँ ये तो आप एडिटोरियल्स में डिस्कस करेंगे कि एडिटोरियल क्या बात करेंगे। हाँ चलें, अच्छा जो अगली हमारी हेडलाइन है वो है एक बयान है जो बड़ा आप यहाँ पे मेन लीड उसको बनाया हुआ है और ये है महंगाई कम, मईशत बेहतर, सरमायाकारी बढ़ रही है, ऐसा कहते हैं नवाज शरीफ। वजीर आज़म नवाज शरीफ ने खिताब किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो अच्छी हो रही है और बेरोजगारी कम हुई है पहले के मुकाबले में और सरमायाकारी भी बेहतर हो रही है, जबकि तिजारती जंग तबाहकुन कोई नहीं जीतेगा, ऐसा कहना है चीनी सदर का। मुआशी अशारिये दिन ब दिन बेहतर और मुल्क में बेरोजगारी कम हुई है, इक्तिसादी राहदारी पर तेजी से काम जारी है, मनसूबा गेम चेंजर है, दुनिया पाकिस्तान का रुख करेगी, वजीर आजम की सहाफियों से गुफ्तगू। बिल्कुल, एक तो पनामा केस के बारे में जो आपने बात की वो ही एक्सप्रेस की एक और लीड है और दूसरी यही नवाज शरीफ की। मेरा ख्याल है दोनों पेपर्स में एक ही खबरें हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने नवाज शरीफ के बयान के हवाले से ही कहा है कि आलमी इदारे जो है मुआशी तरक्की का एतराफ कर रहे हैं, सी पैक एक गेम चेंजर है और लोगों को इसके ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। इस तरह के अहम बयान नवाज शरीफ की जानिब से है। दूसरा जो मैं बात कर रही थी फौजी अदालतों पर, उस पर राहिल शरीफ ने भी कुछ कहा है डिवोर्स में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि वहां पर जो आर्मी चीफ, साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ है, उनका भी ये कहना था कि फौजी अदालतें वक्त की जरूरत थी और एक अहम वक्त पर जो है उन्होंने तमाम तक कंट्रोल संभाला और उसके बाद मुल्की हालात काफी हद तक बेहतर हुए। तो इस बात का तरफ उन्होंने एक आलमी फोरम पर भी जाकर किया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अच्छा, ये भी आप साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ के मुतालिक बात कर रही थी, तो यहीं पे जंग में एक खबर है कि वजीर आजम और राहिल शरीफ की मुलाकात का कोई इम्कान नहीं है। डिवोर्स में यही सुनने में आ रहा था कि शायद दोनों के दरमियान कोई मुलाकात होगी, बट अब ये खबर सामने आई है कि इनकी मुलाकात का कोई ऐसा सच इम्कान नहीं है। चलें जनाब, मेरा ख्याल है कि एक्सप्रेस के पेपर में तो यही और डॉन के पेपर में फिर एक बार फिर से जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बयान के हवाले से ही मेंशन है कि वजीर आजम पीएम डजंट हैव एब्सोल्यूट इम्यूनिटी और अब क्या सिचुएशन बनती है ये आगे चल के ही पता चलेगा। ठीक है, अच्छा बिजनेस रिकॉर्डर मेरे पास है और बिजनेस रिकॉर्डर में जो है वो मेन लीड लगी हुई है और ये है कॉन्ट्रडिक्शन इन स्टेटमेंट्स गिव्स नो ग्राउंड टू डिस्क्वालीफाई पीएम काउंसिल, और ये वही उसी मुतालिक लगी हुई है जो अभी हम खबरें यहाँ पर शेयर करे थे पनामा के हवाले से। अच्छा, और ये है पीएम लीज आउट प्लान अप्रूव्ड बाय पीसी बोर्ड। और एक और यहाँ पर जो है खबर है वो है राहिल सेज इंटेल शेयरिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू कॉम्बैट टेररिज्म, और ये वही
जो अभी हम खबर डिस्कस कर रहे थे वो टेररिज्म के मुतालिक जो जनरल राहिल शरीफ ने कहा है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कॉम्पिटेंट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन अगेंस्ट टेररिज्म। इसी सब पर ज़ीवांग ने भी जो है वो कहा है कि वॉर के ऊपर बिल्कुल इसकी मेन लीड है यहाँ पे, और लीड भी उसकी वो यही है, और कहा जा रहा है कि जनाब इसके ऊपर किसी किस्म की जो वॉर है वो नहीं करनी चाहिए, ट्रेड के ऊपर, तिजारत के ऊपर। खैर जनाब मुख्तलिफ शहरों का रुख करते हैं और वहां पर जानते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। आज इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस और मुबैना तशद्दुद का निशाना बनने वाली कमसिन तैयबा अस्कुद नोटिस केस की समाअत होने जारी। मज़ीद तफसीलात जानने थे हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद में मौजूद है राना तारिक। राना तारिक बताएगा तफसीलात क्या है। जी बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट में दो अहम केसेस हैं जिसमें पनामा केस के हवाले से जो है वो भी समाअत होगी। इसके अलावा तैयबा कमसिन बच्ची जो है जिस पर तशद्दुद किया गया था, घरेलू मुलाजमा जो है उसकी केस की समाअत भी है। पनामा केस के हवाले से मैं अपने नाज़रीन को ये अपडेट दे दूँ कि वज़ीर-ए-आज़म के वकील मखदूम अली खान जो है आज भी अपने दलाइल जारी रखेंगे। आर्टिकल 66 और 248 के हवाले से जो है वो दलाइल दिए जा रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को सचना है या नहीं है, इस पर बहस जारी है। ताहम दूसरा जो अहम केस है वो तैयबा तशद्दुद केस है जिसमें आज नन्ही तैयबा जो है वो उसको भी पेश किया जाएगा और पुलिस ने जो है उसकी तहकीकाती रिपोर्ट जो वो तैयार कर ली है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई है। DIG ऑपरेशन काशिफ आलिम जो है उनकी सरबराही में तहकीकाती टीम तश्कील दी गई थी। और सबसे अहम जो डेवलपमेंट ये है कि जो तैयबा के वालिदैन के हवाले से डिफरेंट क्लेम किए जा रहे थे कि लोग आ रहे थे कि ये हमारी बच्ची है, उस पर DNA रिपोर्ट जो आ गई है। मोहम्मद आजम और नुसरत बीबी जो है वही हकीकी वालिदैन हैं DNA रिपोर्ट के मुताबिक। जी ठीक है, हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे इस हवाले से। और अब रुख करते हैं लाहौर का, जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे तारिक खान और आपको बताएंगे कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इन दिनों पंजाब के दौरे पर हैं। इनकी मसरूफियात के बारे में जानते हैं लाहौर में मौजूद तारिक खान से। तारिक खान, गुड मॉर्निंग। आज गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? आप ठीक है? अच्छा, कुछ ये है कि लाहौर पंजाब में क्योंकि कुछ सर्दी है लेकिन जो सियासी पारा है वो कुछ हाई होने के लिए जा रहा है। पीपल्स पार्टी 2013 के इंतखाबात में उनके उम्मीदवार पंजाब में कोई ख़ास कामयाबी हासिल नहीं कर सके, जिसके बाद बिलावल जरदारी भुट्टो ने ख़ास तौर पे कहा था कि वो पंजाब को टारगेट करेंगे, यहाँ पे क़याम करेंगे और सारे जो मामलात हैं उनको देखेंगे। पिछले 2 दिनों से वो यहाँ पे मौजूद हैं और लाहौर में उन्होंने काफ़ी क़याम किया है और यहाँ पे जो उनके रहनुमा हैं जो ख़ास तौर पर नाराज़ हुए हैं, बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो शिफ्ट कर गए हैं, तहरीक इंसाफ में चले गए हैं। बड़े बड़े लीडरान तो और जो नाराज़ हैं उनको राज़ी करने के लिए लाहौर में क़याम किया गया। लाहौर में के बाद अब वो उन्होंने फैसलाबाद में, क्योंकि 19 को उन्होंने रैली का ऐलान किया है, तो लाहौर में आज एक डमी रैली जो है वो निकाली जाएगी प्रेस क्लब से, जो पूरे लाहौर का दौरा करेगी। जिसके बाद कल जो है फैसलाबाद के लिए कोट अब्दुल मालिक से एक रैली रवाना होगी, जिसको फैसलाबाद तक पहुँचने में 4 मुकामात पर जो है बिलावल जरदारी भुट्टो जो है वो खिताब करेंगे। जिसके बाद कल फैसलाबाद पहुंचेगी और फैसलाबाद में भरपूर रैली का इंतज़ाम किया गया है। जिसके बाद 2 दिन जो हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वहाँ पे क़याम करेंगे और जो नाराज़ कारकुनान हैं, जो लीडरान हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और पीपल पार्टी को एक दफ़ा फिर पंजाब में फाल करने की तारिक खान, आप हमें सियासी माहौल जो है वो तो उससे आगाह कर रहे थे, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि आपके मुंह से भी धुआं निकल रहा है, खूब ठंड नजर आ रही है, कैसा मौसम है इस वक्त? हाँ बिल्कुल, आज सुबह से जब हम आ रहे थे तो बिल्कुल धुआं ही धुआं था, हर तरफ धुंध ही धुंध छाई हुई थी, क्योंकि लाहौर में ट्रैफिक का रवानी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो यहाँ पे धुंध होने का मकसद है कि लाहौर से बाहर जो है वो शायद सिर्फ हद नज़र जो है वो 0 तक होगी, क्योंकि लाहौर शहर में जब गाड़ियाँ चलती हैं तो लाजमी बात है बड़े शहरों में जब तो उसके साथ गर्माइश के साथ जो ये सारे बादल हैं वो झड़ जाते हैं और जो धुंध है उसका राज खत्म हो जाता है। तारिक खान, हद्दे निगाह तो 0 तक है, धुंध भी छाई हुई है। ये बताएं खाबों और नाश्तों का क्या हाल है? आप नाश्ता करके आ रहे हैं या अभी जाके करेंगे आप? नहीं, मैं तो नाश्ता करके आया हूँ, लेकिन लाहौर में आपको पता है कि यूजुअली लोग जो है वो नाश्ता बाहर से करके आते हैं और एक रूटीन बनी हुई यहाँ पे चने खाने की और बोंग पाए। और अगर आप ठेले देखें लाहौर में तो और सुबह से ही तकरीबन जो लोग ऑफिशियली ऑफिस के काम के लिए आते हैं वो भी पहले नाश्ता ठेलों पे करते हैं, उसके बाद ही ऑफिस जाते हैं या ऑफिस में बैठ कर मंगवाते हैं। लेकिन ज़्यादा जो ट्रेंड है वो ये है कि ठेलों और जो छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ पे इस किस्म की चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जहाँ बोंग पाए और लस्सी
और जो दीगर चीजें हैं वो अवेलेबल होती हैं। तो ठीक है, तारिक खान लाहौर से हमें अपडेट कर रहे थे। और अनम, तारिक खान किस तरीके से बता रहे थे कि लोग उठते हैं लाहौर और पहले जाके बाहर से नाश्ता करते हैं। मेरे ख्याल में अगर कराची में हम ऐसा करने के लिए सोचे तो सुबह हम उठेंगे और हम सोचेंगे कि हमें नाश्ता करने के लिए जाना है तो ट्रैफिक इतनी जाम होती है कि हम दोपहर तक नाश्ता कर ही लेंगे। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर अपना नाश्ता मंगवा ले। और मौसम इतना ठंड तो नहीं है कराची में जितनी लाहौर में, लेकिन स्टिल ठंड यहाँ पर पड़ना शुरू हो गई है। और कराची की बात कर रहे थे, कराची में तरक्याती काम और इसके बाद सड़कों की टूट-फूट ने शहरियों को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। मजीद जानते हैं शमील अहमद से। शमील, कराची में हर वक्त ट्रैफिक जाम रहने लगा है और इनका मामूल बन चुका है अब तो। देखिए, ट्रैफिक जाम की जो सूरत हाल है कराची में खासे अरसे से बहुत ख़राब थी, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल हुई खासतौर पर जब तरक्याती काम शुरू हुए, इस वक्त हम देखते हैं कि सेंट्रल सिटी का जो ज़िला वस्ती कहलाता है, तो यहाँ पर नॉर्थ नाज़ाबाद, सरजानी, न्यू कराची पे ग्रीन लाइन मंसूबे पे जो काम हो रहा है उसकी वजह से यहाँ कुछ ट्रैफिक की रवानी में डिस्टर्बेंस थी। लेकिन उसके बाद शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो सिंध हुकूमत की जानिब से तरक्याती काम शुरू किए, खासतौर पर तारिक रोड, हसन स्क्वायर और नेशनल हाईवे मलिद 15 से लेकर कायदाबाद तक जो खुदाई का काम शुरू हुआ है, उसकी वजह से शहरी एक अजियत में मुब्तला है। जबकि इस बारिश के बाद सदर के इलाके में जो सीवरेज का पानी सड़कों में फैला हुआ है, इसने भी ट्रैफिक को जो डिस्टर्बेंस थी उसमें इजाफा किया है। 3 दिन से मुस्तकिल सूरत हाल ये नजर आ रही है। हसन स्क्वायर, नेशनल हाईवे, तारिक रोड और सदर में बदतरीन ट्रैफिक जाम होता है। इससे पहले ये टाइम देखा जाता था कि सुबह के औकात में या शाम 4 बजे के बाद ये सूरत हाल होती थी कि शहर की तमाम शाहराएं मसरूफ तरीन शाहराएं थी जहाँ ट्रैफिक जाम रहता था। लेकिन आजकल सूरत हाल ये गुज़श्ता 3 दिन से कि दोपहर 12 बजे से जहां इन तमाम इलाकों में ट्रैफिक जाम होना शुरू होता है, जो कि रात 9-10 बजे तक रहता है। और ख़ास तौर पे जो मारूफ तिजारती मराकज़ है, खासतौर पर सदर का एरिया, एमएच दिना रोड, बोल्टन मार्केट, टावर, इसमें बदतरीन ट्रैफिक यहाँ पर ट्रैफिक जैम होना तो मामूल की बात है। यूनिवर्सिटी रोड पर एक मुसलसल मसला चल रहा है, वहाँ पर खुदाई के बाद कोई ऑल्टरनेटिव प्लान दिया है वहाँ के लोगों के कहाँ से जाएं, क्योंकि जौहर जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। शमील, देखिए, जो इस पे एतराज़ात थे वो यही थे कि हुकूमत ने 6 मुख्तलिफ मकामात पे जो मरकजी शाहरा हैं वहाँ पे तामीराती काम तो शुरू कर दिया है, लेकिन मुतबादिल कोई नहीं दिया गया। खासतौर पे हसन स्क्वायर, उसके बाद तारिक रोड के साथ खालिद बिन वलीद रोड जो कि मुतबादिल रास्ता बताया जा रहा था, उस पर ट्रैफिक इससे पहले भी जो नॉर्मली था उस पर बहुत दबाव होता था। लेकिन तारिक रोड बंद होने के बाद खालिद बिन वलीद रोड जो है पर प्रेशर ज्यादा हुआ ट्रैफिक। बहुत शुक्रिया शमील, आप हमें अपडेट कर रहे थे कराची से। और कराची में ट्रैफिक जरूर बन चुका है। खैर, आगे बढ़ते हैं और गुड मॉर्निंग आज में कुछ मजीद न्यूज स्टोरीज भी आपको बताते चलते हैं। शदीद सर्दी के बायस पंजाब भर में गैस का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। सुई नॉर्दर्न ने सूबे भर में सीएनजी सेक्टर को गैस की फरहमी गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया है। सुई नॉर्दर्न ने गुज़िश्ता हफ्ते गैस में कमी के बायस सीएनजी की सप्लाई 3 दिन के लिए बंद करने का ऐलान किया था, ताहम बाद में इसमें 2 रोज की मजीद तौसी कर दी गई थी। और अब ऐसा भी होगा कि 1 हफ्ते की भी तौसी होगी और 2 हफ्ते की भी तौसी होगी। शहरी लोग परेशान ही रहेंगे। शिकारपुर से आपको खबर देते हैं। शिकारपुर में 8 साला बच्चे और 12 साला बच्ची के निकाह की कोशिश नाकाम बना दी गई। 8 साला लड़के का निकाह 12 साला लड़की के साथ कराया जा रहा था। उनके वट्टे सट्टे में 2 साला अब्दुल्ला का निकाह 4 माह की दुआ से होना था। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने बर्वक्त कार्रवाई की। पुलिस को देखते ही निकाह ख्वाह और शादी में आने वाले फरार हो गए। पुलिस ने दोनों बच्चों के वालिदैन को गिरफ्तार करके तफ्तीश भी शुरू कर दी है। क्या नेकी का काम किया है पुलिस ने। लाहौर की बात कर लेते हैं, जहां के निजी स्कूल में बच्चों की बनाई हुई साइंसी अशिया पर मुश्तमिल मेला मुनक्किद किया गया, जिसमें बिजली तैयार करने वाले जदीद मॉडल्स ने शुरा की तवज्जो हासिल की। मेले में 25 स्टॉल लगाए गए थे, जिनमें शमसी तवानाई से चलने वाली कारें, पानी की तरसील और बिजली पैदा करने समेत कई तरह के मॉडल्स शामिल थे। तलबा की जानिब से पेश किए गए मॉडल्स को शुरा ने बेहद पसंद किया। और अगर ये कराची में होता तो हम इसको जाके कवर करते और बच्चों से बात करते। मजीद भी कुछ न्यूज स्टोरीज आपको बताएंगे, लेकिन शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद शामिल करेंगे खाना बनाने का झटपट तरीका। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज की तो बहुत बातें होगी। अब कल की बड़ी खबर भी शामिल कर लेते हैं। जी हाँ, कल की बड़ी खबर थी पाकिस्तानी बच्चों के मुतालिक, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की दुनिया में तहलका सा मचा के रखा है। पहले 9 साल, फिर 7 साल और अब 4 साल की उम्र में ही लाहौर के नन्हे बच्चे ने यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड का खिताब हासिल कर लिया है। प्राउड ऑफ यू।
रावी रोड का ये नन्हा माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल विंडोज 7 की हर खराबी से मुताल्लिक बखूबी आगाह है और उसे हल करना उसके बाएं हाथ का खेल है। जनवरी में इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मुकाबले में इस नन्हे होनहार ने यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल का खिताब अपने नाम किया है। हुज़ैफा की कामयाबी पर माँ बाप बहुत खुश हैं और बेटे के लिए हर लम्हा दुआगो हैं। लेकिन इस IT प्रोफेशनल के उस्ताद हाफिज बिलाल कहते हैं 3 बार पाकिस्तान ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नाम हासिल किया मगर हुकूमत बिल्कुल तवज्जो नहीं देती। IT प्रोफेशनल्स के इस मुकाबले में हुज़ैफा को माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल के साथ स्पेशलिस्ट का खिताब भी दिया गया है। बड़ी जबरदस्त सी बात है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान का नाम किस तरह से रोशन कर रहे हैं। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं और अखबारात के एडिटोरियल में कॉलमिस्ट क्या लिख रहे हैं इस पर नजर डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नफीस नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। कैसे हैं नफीस नईम साहब आप? बहुत खैरियत, अल्लाह ठीक ठाक जी। मौसम की सूरत हाल के साथ साथ मिजाज भी मौसम ठीक की ठाक। सूरत हाल के साथ साथ एक बात जिक्र करूं कि बस वो जब सर्दी होती है तो वो जो पुरानी गाड़ी होती है ना, सिर्फ पुरानी बीवी भी तंग करती है तो मेरी गाड़ी भी तंग करती है। अच्छा सुबह के टाइम सही नहीं, कितनी भी पुरानी हो या नई गाड़ी हो, सर्दियों में जो है वो सबको प्रॉब्लम तो होती है। और साथ साथ ट्रैफिक जैम भी। कराची है तो इसका हुस्न है ट्रैफिक जैम, वी कैन नॉट डिनाई। एडिटोरियल क्या लिख रहे हैं? एडिटोरियल एक डॉन का एडिटोरियल आया है, बेनज़ीर असैसिनेशन। ये आपको 9वीं बरसी भी मनाई है मोहतरमा शहीद की और इस हवाले से इदारी ने एक ये डेवलपमेंट ये हुई है कि सेनेट जो फंक्शनल कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स है उसने नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को केस रेफर कर दिया है और इसने वो ये कहते हैं कि इस पूरे केस को आप समअप किस तरह करेंगे। आप ये देखें कि क्या सिचुएशन है कि अब जो है उन्होंने जो सैनिटर्स ने अपना जो वो काम कर सकते थे थोड़ा बहुत वो उन्होंने किया है। ये पूरे केस का समअप है कि वो क्या कर रहे हैं कि अब जाके वो केस को उन्होंने हैंड ओवर किया और उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते में जो है ना हमें इसके रिपोर्ट चाहिए। और अदारिया यही कहता है कि ये न सिर्फ एक बेचारगी की निशानदेही भी करता है उनका कि उन्होंने एक पब्लिक ऑफिशियल्स हैं और वो इतना, जिसे हम ये कहते हैं कि दिस इज द मोस्ट ट्रॉमेटिक एपिसोड इन कंट्रीज हिस्ट्री, जिसकी अभी तक हम हल की तलाश में नहीं जा सके हैं, जिसके लिए कोई पेशरफ नहीं हो सकी है। इदारिये ने पीपल्स पार्टी को भी बड़ा क्रिटिसाइज किया है इस हवाले से कि उनकी जो अप्रोच है इस केस में कि किस तरह वो मुल्ज़िम जो जिम्मेदारान के पर पहुंचा जाए। जो 5 अफराद गिरफ्तार हैं वो उनको परसू नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि ये जो हैं ये तो सिर्फ मोहरे हैं, असल जो हैं वो कोई और हैं। और जब मुशर्रफ साहब की जो उन्होंने सदारत से हटाया उनको वो काम किया उसके बाद से तमाम इल्ज़ामात उन पर ला दिए गए। उसमें जिम्मेदारी कहता है कि कोई पॉलिटिकल गेम। तो नफीस साहब 9 साल बहुत बड़ा अरसा होता है जिसमें अभी तक कोई हम देख रहे हैं कि कोई पेशरफ भी नजर नहीं आ रही और अभी उनकी बरसी गुजरी है तो ना तो बिलावल भुट्टो ने ना ही आसिफ अली जरदारी साहब ने कोई जिक्र तक किया है कि वो तफ्तीश कहां तक पहुंची। क्या वजह है, ये इतना ज्यादा टाइम पीरियड क्यों चाहिए इन लोगों को? बिल्कुल सही आपने किया है, मैं तो लगता है शायद आपने पढ़ लिया है एडिटोरियली, लेकिन ये कि ये बिल्कुल ये जिक्र है कि इदारी ने क्रिटिसाइज किया है कि जो तकरीर की है दोनों ने, बिलावल भुट्टो जरदारी ने, आसिफ अली जरदारी ने, उसमें एक लफ्ज़ अदा नहीं किया कि बेनज़ीर की जो मर्डर इन्वेस्टिगेशन है वो कहाँ तक पहुंची है और क्या कर रहे हैं। और उसे कहा गया कि वो पार्लियामेंट की बातें करते रहे कि हम दोनों बाप बेटा पार्लियामेंट जाएंगे, वहाँ से इलेक्शन करेंगे, यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, जिस पर उनके खुद पार्टी के अंदर से भी आवाज़। तो मैंने सुना इलेक्शन से भी बैक ऑफ कर लिया आसिफ अली जरदारी ने। नहीं, वो फिर खबरें आ रही थी कि नहीं वो पार्टी जो उनकी वो जो कमेटी आमला जो है मरकजी मजलिस आमला वो उनकी कमेटी जो है सेंट्रल कमेटी उन्होंने अप्रूव कर दिया है। बहरहाल वो अभी तक वो है कि ये इंतखाबात लड़ेंगे, लेकिन ये कहता है इदारिया कि ये एक नेशनल मिस्ट्री है। बिल्कुल ये इदारिया भी कहता है और ये इंटरनेशनल जितने सहाफ़ी हैं वो सब कहते हैं। और पीपल्स पार्टी की मकबूलियत का ग्राफ भी इसी वजह से नीचे आया है क्योंकि जब वो हुकूमत में थे तब भी उन्होंने कोई इक़दाम नहीं किए सिवाय ब्लेम गेम के। मुशर्रफ साहब की आपने बात की, बिल्कुल आप सही कहते हैं कि वो तमाम इल्ज़ामात उधर डाल देते हैं कि जी वो भी जब बीबी आ रही थी तो उन्होंने सिक्योरिटी के सही इंतजाम नहीं किए और ये सारा कुछ। तो मेरे ख्याल में अगर देखा जाए बिलावल भुट्टो जरदारी जितने भी जलसे करते हैं और उसमें हम देखते हैं कि ज़्यादा लोग हो सकते हैं, ज़्यादा एनर्जी हो सकती है, लेकिन लोगों का शिकवा यही है कि अभी तक पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन के हवाले से कुछ नहीं किया। क्या बात है, मुझे लगता है सबको को यहाँ आना चाहिए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। और यही वजह है इदारे ने ये कहा है कि लियाकत अली खान के असैसिनेशन से लेके बेनज़ीर जिन्हें वो कहते हैं कि मोस्ट फेमस जो प्राइम मिनिस्टर थी और अब्दुल अजीज प्राइम मिनिस्टर, उनकी इन्वेस्टिगेशन को जो है ना सिर्फ आपको लीगली बल्कि पॉलिटिकली भी उसका क्लोजर करना पड़ेगा। डेफिनेटली करना पड़ेगा। अगला इदारिया बता दो। भारत के चशम कुशा इंतबा के लिए चशम कुशा इंतबा ये एक्सप्रेस का एडिटोरियल है। इसके साथ ही मैं अमेरिका अमन के लिए हकीकी किरदार अदा करे, ये दोनों एडिटोरियल्स को मैं साथ डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ कि दोनों इंटरलिंक हैं आपस में। बेसिकली अभी आपने देखा कि मोदी के
बयान जो उन्होंने ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में अपने जो भारत में हुई थी हालिया दिनों में, उसमें पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी हर्जा सराई की, बड़े दहशतगर्दों से मिलाने की कोशिश की। इस पर जो है सेनेट ने करारदाद पेश की है और इसे कंडेम किया है उनकी इस स्टेटमेंट को। इस हवाले से एक्सप्रेस ने तो कहा है कि मोदी की शक्ल में भारत को खुद एक ट्रंप मिल गया है और वो उनके अंदर भी आवाजें उठ रही हैं, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया का उन्होंने रेफरेंस दिया, हिंदुस्तान टाइम्स का, कि वहां भी उन्होंने लिखा है कि मोदी को अपने एहतसाब की जरूरत है। खुद वहां के जो कलामकार हैं, जो दानिश्वर हैं, वो कहते हैं, उसमें भी इदारिये में कोट किया गया कि उन्होंने कहा कि मोदी साहब ने जब हल्फ उठाया तो उन्होंने कहा था भारत हमारे लिए एक मंदिर है, मेरे लिए मंदिर की तरह है, और आज वो अब मंदिर की ईंट से ईंट बजा रहे हैं। तो ये वो है कि भारत LOC पे ले लें, कश्मीर पे ले लें। पाकिस्तान की भरपूर कोशिश है। सेंटकॉम के चीफ से जो अभी जनरल बाजवा ने मुलाकात की तो उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि भाई ये जो ब्लेम गेम्स हैं, दीज आर डेट्रीमेंटल टू एंड्योर पीस, कि जो आपको जो आप चाहते हैं कि अगर हम चाहते हैं तो आप ये ब्लेम गेम मत रखें। और उन्होंने तो प्रपोज किया, हम तो पाकिस्तान चाहता है, लेकिन जब तक मोदी सरकार है, प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पर मौजूद हैं, तो फॉरगेट इट अबाउट पीस नहीं होता, क्योंकि वो सियासत ही पाकिस्तान के अगेंस्ट बयानात देके करते हैं। उनकी पार्टी है ही इसीलिए लोग उसको फेवरेटिज्म के तौर पे इसीलिए बनाया हुआ उन्होंने कि जी वो पाकिस्तान के अगेंस्ट है। आप देखें, उनका कोई प्लेयर हमारे अगेंस्ट खेले वो स्टार है, उनका कोई एक्टर हमारे खिलाफ बयान दे वो स्टार है। तो उनके मुल्क में तो जो भी पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है वो स्टार है, तो वो तो फिर प्राइम मिनिस्टर, राइट? नहीं, ये बात सही है। और क्योंकि इसी हवाले से, क्योंकि जो ये चल रहा है ना कंटिन्यूस, पाकिस्तान की पूरी कोशिश है। देखिए, पाकिस्तान ने भी जो मैंने आपसे बताया कि जोसेफ वॉटेल के साथ जो मुलाकात हुई थी, पाकिस्तान ने कहा कि रेजोल्यूट जो सपोर्ट मिशन है, हम साथ चलने के लिए तैयार है। अमेरिका को प्रपोज किया, लेकिन भारत नहीं चाहता ये। और इसी हवाले से जो बाइडन ने भी एक बड़ा अच्छा बयान, खतरनाक बयान दिया, अच्छा तो मैं नहीं कहूंगा उसे। उन्होंने कहा कि एटमी जंग का खतरा है, मंडला रहा है, ऐसा अब इसको हम रूल आउट नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं हो सकता। तो ये एक उन्होंने अमेरिकन मुज़ाकरात हो या ना हो, लेकिन तजारत मेरा ख्याल है कि मुअत्तल नहीं होनी चाहिए। इस हवाले से भी अभी हम देख रहे थे कि मुशर्रफ ज़ैदी साहब जो सीनियर वो है, उन्होंने भी बयान दिए हैं। उनका भी कहना है कि एटलीस्ट तजारत को जो है वो चलते रहना चाहिए। अदरवाइज अगर आप एक बॉर्डर पे आपके इंडिया है और उसके साथ आप ताल्लुकात में या मुज़ाकरात में कोई पेशरफ नहीं हो पाती, तो ये एक पाकिस्तान के लिए भी और भारत के लिए भी, दोनों के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन ये मसला हल हो सकता है, चाहे वो तिजारत के थ्रू। खैर, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट इदारिया क्या है? अच्छा जी, ये एक और अमन के लिए अब बताया था मैंने आपको कि एक मैं बात क्या करता चलूँ कि जिससे आपने तिजारत की बात की ना, तारिक फतेह जो है वो बड़े आजकल बोल रहे हैं। तारिक फतेह, यहीं से कल हम कंटिन्यू करेंगे और मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी इनसे नफरत करता है, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है। तो कल हम तारिक फतेह को नफीस नईम साहब के साथ हम डिस्कस करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे सीनियर जर्नलिस्ट नफीस नईम साहब, जो कि बड़े मजे के एडिटोरियल के ऊपर अपने ख्यालात का इजहार भी करते हैं। उनके साथ बातचीत करके बड़ा मजा आता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर से भी कुछ खबरें शामिल कर लेते हैं, जिसमें आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और चीन ने लापता मलेशियन तैयारे की लाहासिल तलाश से हाथ उठा लिए हैं। लापता होने वाला मुसाफिर तैयारा MH370 की तलाश का काम 3 साल बाद रोक दिया गया है। फाइनली मलेशिया के लापता होने वाले तैयारे का मुअम्मा अब तक हल नहीं हो सका। अब तलाश का काम करने वालों ने यह सिलसिला तर्क करने का फैसला किया है। 8 मार्च 2014 में मलेशियन एयरलाइंस का तैयारा बीजिंग से कोलालमपुर जाते हुए लापता हो गया था। तैयारे में 239 अफराद सवार थे। 3 साल तक तैयारे की तलाश का काम जारी रहा। नवंबर 2016 में यह ख्याल जाहिर किया गया था कि तैयारा बहरा हिंद में गिर गया, ताहम कोई खातिर खा नताइज ना मिल सके। अब तक मलबे के 20 टुकड़े मिले हैं, जिनके मुतालिक ये ख्याल है कि वो तैयारे का हिस्सा हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और चीन के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि बहरा हिंद में 1,20,000 मुरब्बा किलोमीटर तक तलाश की गई, जो नतीजा खेज साबित ना हो सकी, जिसके बाद ला हासिल तलाश का यह सिलसिला तर्क करने का फैसला किया गया है। और अब नजर डालते हैं मजीद कुछ आलमी खबरों पर, जिसमें सबसे पहले आपको बताएं कि फ्लोरिडा पुलिस ने गुज़िश्ता बरस ऑरलैंडो नाइट क्लब पर हमला करके 49 अफराद को हलाक करने वाले उमर मतीन की बीवी को कैलिफोर्निया के शहर सैन फ्रांसिस्को से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है उमर मतीन की बीवी पर कानून का रास्ता रोकने और खाविंद के साथ मुलविस होने का इल्जाम है। नूर सलमान फ्लोरिडा छोड़कर सैन फ्रांसिस्को आ गई थी। उन्हें मुसलसल कानून नाफिज करने वाले इदारों की तफ्तीश का सामना रहा है और अब तवक्को है कि नूर सलमान को रियासत बदर करके फ्लोरिडा भेजा जाएगा, जहां उन पर फर्दे जुर्म भी आयद की जाएगी। जी हाँ, उमर मतीन की बीवी को अदालत में भी पेश किया गया था। उसके बाद अब देखना ही है कि लेट्स सी क्या होता है इनके मुतालिक मजीद।
भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में रेलवे ट्रैक पर सेल्फी लेते हुए दो नौजवान ट्रेन की जद में आकर जिंदगी खो बैठे। दोनों नौजवान रेलवे ट्रैक पर खड़े सेल्फी लेने में मसरूफ थे कि दूसरी जानिब से आती ट्रेन को ना देख सके। करीब आती ट्रेन को देखकर दोनों नौजवानों ने छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस के कामयाब ही न हो सके। नौजवानों की उम्रें 14 से 16 साल थी। ओह गॉड, सेल्फी का जुनून रेलवे ट्रैक तक ले गया। और चांद पर कदम रखने वाले अब तक के आखिरी इंसान जयंत सन्नन 82 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। जयंत सन्नन ने आखिरी बार 1972 में चांद पर कदम रखा था। 1963 में नासा ने जयंत सन्नन को अपने खलाई मिशन के लिए मुंतखब किया था। जयंत सन्नन का शुमार इन 3 अफराद में होता है जो 2 बार चांद पर गए। 1972 के बाद से कोई शख्स चांद पर नहीं गया। है काश हम गुड मॉर्निंग आज की एक एपिसोड चांद पे रिकॉर्ड कर लें। आई नो ये फजूल बात है, लेकिन अगर हम साइंस तरक्की कर ले तो हम ऐसा कुछ कर भी सकते हैं। कुछ और कैसा लगेगा, कैसा लगेगा कि चांद पे जो है वो हम मास्क लगा के और चीजें पहन के बैठे होंगे और अनम और मैं करूंगे वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। चले जनाब, सबा की चर्चा तो चलती ही रहेगी। शो में आप वक्त एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे। गुड मॉर्निंग। और आज की बहुत बातें हो गई। आज की तारीख का भी आपको बताएं कि आज के दिन यानी 18 जनवरी को 2005 में दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल जेट एयरबेस A380 मंजर-ए-आम पर आया था। एयरबस A380 डबल डेकर तैयारा है जिसमें 4 इंजन होते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा मुसाफिर बरदार तैयारा है। जिन एयरपोर्ट्स पर ये तैयारा ऑपरेट करता है वहाँ इस तैयारे को पार्क कराने के लिए फैसिलिटीज को अपडेट किया गया है। एयरबस A380 की पहली परवाज 27 अप्रैल 2005 को हुई थी। इस तैयारे ने कमर्शियल सर्विसेज का आगाज 25 अक्टूबर 2007 को सिंगापुर एयरलाइन के साथ किया। चलिए जी, आपने देखा कि किस तरीके से ये तैयारा आज के दिन पहली दफा बनाया गया था, मतलब फिजा में गया था। और आई होप कि पाकिस्तान में भी इस तरह के तैयारे आए, मगर ATR ना हो। लेकिन ये जो हमने तैयारा देखा बड़ा ही ग्रैंड था, बड़ा ही जबरदस्त था और अंदर से भी बहुत अच्छा लग रहा था। चले जनाब, आज की तारीख तो हमने जानी है। अब आज आगे चलकर हम अपने टॉपिक पर बात करेंगे जो कि है रेडियो के हवाले से बहुत सी बातें हैं, बहुत सी एक्सपीरियंसेस है, बहुत सी चीजें जो आपके साथ शेयर करनी है। पर शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे। रेडियो मीडियम के एक मारूफ और बड़े नाम अबू राशिद से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज और जनाब, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टीवी, इंटरनेट और सिनेमा के अलावा एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन की एक बहुत बड़ी सोर्स रेडियो भी है और इसे हर उम्र के लोग सुनना पसंद करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, रेडियो मीडियम ही ऐसा है। रेडियो मीडियम दौलत कमाने का तो बहुत बड़ा जरिया नहीं है, लेकिन शोहरत इसमें बहुत ज्यादा मिलती है और फैन फॉलोइंग भी। यही वजह है कि लोगों की बड़ी तादाद इस प्रोफेशन में आना चाहती है और जो आ चुका है वो जाना नहीं चाहता और जो छोड़ गए वो वापस नहीं जाना चाहते। तो आइए जनाब, ऐसी ही एक यंग आर्टिस्ट से मिलते हैं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। मीडिया में आने के लिए मैंने रेडियो को ही इसलिए चुना क्योंकि रेडियो हमें लफ्ज़ों की पहचान अच्छे तरीके से करा देता है और हमारी आवाज़ को भी अच्छे तरीके से तराश देता है। वैसे तो हम नॉर्मल लाइफ में भी उर्दू बोलते हैं, लेकिन जो एज अ एंकर देखा जाए तो उनके अल्फाज, उनका अंदाज़ वो सब डिफरेंट होता है। अपने भाई को देख के मैं आई हूँ। वो एक दफ़ा रेडियो में ही आए थे, उन्होंने एक सेगमेंट किया था, वो हमने तकरीबन सब बहन भाइयों ने मिलके घर में सुना था। उनकी वॉइस जब मैंने वहाँ सुनी तो मैंने कहा मुझे भी देखना है कि ये कहाँ से आवाज़ आ रही है और कैसे इन्होंने किया और माइक को कैसे फेस किया, अल्फाजों का चुनाव कैसे किया। तो फिर मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे भी आना है इसमें, आप कुछ करें, मुझे बस किसी भी तरह यहाँ मीडिया में और ख़ास तौर पर रेडियो में आना है।
उन्होंने बात की और ऑडिशन हुआ। फर्स्ट तो खैर मैं इतना अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन उन्हें मेरी आवाज़ पसंद आई और उन्होंने कहा है कि बाकी लफ्ज़ों को जो तराशना है वो हमारा काम है। चलाने पर होता है आर्टिकल 19 के तहत हर शख्स को। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि मैं पहले ही वीक में लाइव चली गई थी। उसकी वजह ये थी कि सबसे पहले तो मेरी आवाज़, और फिर जो मेरे सीनियर थे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब फर्स्ट टाइम मैं लाइव गई वो सब मेरे पास खड़े थे। वो दिन मैं कभी भी नहीं भूलती क्योंकि वो मेरा स्टार्ट था। वालेकुम, अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रिजा खुर्शीद। जब फर्स्ट टाइम मैं लाइव आई थी वो एक सिटिंग 1 मिनट था, यानी कि 1 मिनट की न्यूज़ थी। पूरे शहर की खबरें देनी थी 1 मिनट के अंदर अंदर। वो तकरीबन 10-11 खबरें होती हैं। और वो जब मुझे फर्स्ट टाइम लाया गया ऑनर में और कहा कि आज आपने लाइव करना है ये, और 1 मिनट की न्यूज़ है, लेकिन उस वक्त मेरे एक तरफ मेरी कॉपीराइटर खड़ी हुई थी और मेरी दूसरी तरफ मेरे सीनियर एंकर खड़े हुए थे, और ऑफिस में हमारे जो सीनियर हैं वो खड़े हुए थे, और वो यही कह रहे थे कि हम सब आपके साथ हैं, लेकिन आवाज़ सिर्फ आपकी ही जाएगी। लेकिन आप हक नहीं सस्ता मांग रहे हैं। समाज कल तक के लिए रियल लाइफ और रेडियो की लाइफ को अगर मैं दोनों को बीच में देखना चाहूँ तो मेरी नज़र में यही होता है कि नॉर्मल जो हमारी ज़िंदगी है, लाइफ है, उसमें हम लोग जैसे कैसे बोलते रहते हैं, क्योंकि कुछ उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, कुछ पंजाबी हैं, कुछ सिंधी हैं, तो सबकी उर्दू क्लियर नहीं होती। बीच में अक्सर वो वर्ड बीच में आ रहे होते हैं अपनी लैंग्वेज के, और वो उसको ही बोलते चले जाते हैं। लेकिन जब हम रेडियो की तरफ आए या फिर एक एंकर की तरफ आए बात, तो फिर उसके लिए एक एक लफ्ज़ को देखना पड़ता है। एक दफ़ा हमारे जो ऑनर हैं रेडियो के, उन्होंने न्यूज़ बुलेटिन सुनना था क्योंकि कुछ प्रोग्राम चल रहा था जिसमें उनको कुछ गेस्ट वगैरह की बातें वगैरह सुननी थी। तो उन्होंने स्पेशली कहा कि इस वक्त मैं जो भी लाइव जा रहा होगा वो सब सुनूंगा, और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसी वक्त मेरी ड्यूटी न्यूज़ में थी, जो कि मेरे लिए बहुत टेंशन की बात थी कि अब मैं न्यूज़ कैसे पढ़ूंगी। हमारे ऑनर सुन रहे हैं और लाइव में तो जो भंड हुआ, जो गलती हुई वो हो गई, उसको कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। और अल्लाह का शुक्र है वो मेरा बुलेटिन, वही बुलेटिन मेरा आज तक का बहुत अच्छा गया था। मैंने कोई भी गलती नहीं की, बहुत अच्छा बुलेटिन गया, और सब ने अप्रिशिएट किया कि आज वाकई आप जो है ना इस फील्ड में आ चुकी हैं। रेडियो की दुनिया की प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं, तो इस वक्त हमारे साथ कुछ प्यारे प्यारे गेस्ट भी आ चुके हैं। एफएम रेडियो की आरजे बीना, और उनके साथ मौजूद हैं आरजे वेज, जिनको आप शेफू के नाम से भी जानते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वेज, बीना, हाउ आर यू? लॉन्ग टाइम टू सी यू हियर। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक कर रहे हैं रेडियो? अच्छा, आप दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपने कैसे स्टार्ट किया और किस तरीके से आपकी स्ट्रगल थी, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। रेडियो ज्वाइन करना बेसिकली वही बात जो आपने स्टार्ट ऑफ द शो में कही कि पैसा कमाने का तो नहीं, बट इट्स ऑल अबाउट पैशन। तो 9th क्लास से स्ट्रगल रही। 9th क्लास से स्ट्रगल करते करते जब ग्रेजुएशन के स्टेज पे आए तो फिर पता चला जी एफएम ज्वाइन कर सकते हैं, और एफएम के लिए तगोदो शुरू की। तो एट द बिगिनिंग कराची का कोई ऐसा एफएम स्टेशन नहीं था जहाँ जाके ऑडिशन ना दिया हो। अच्छा। बट हर जगह से ये जवाब मिलता जी वी विल कॉल यू। और फिर उस कॉल का इंतजार ही रहता था कि वो, और आपको कोई कॉल कर ले तो वो भी अजाब है। एग्जैक्टली। नहीं, वो फिर मुझे वही कॉल रहती थी, कोई भी कॉल आती थी अननोन नंबर से उठाते थे, आगे से पता चलता था जी वो प्रमोशन कॉल है। तो बस यही होता था, फिर स्ट्रगल करते रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अराउंड अबाउट कोई 6 to 7 years की स्ट्रगल के बाद फाइनली गॉट एन अपॉर्चुनिटी ऑन एफएम 101। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, आपके लिसनर्स साथ बड़े खुश होंगे क्योंकि सिर्फ आपको सुन नहीं पा रहे, वो देख भी पा रहे हैं। बीना हमारे साथ है। बीना, आप बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? रेडियो में आप काम कर रही हैं और अभी आपको 3 से 4 साल हो भी चुके हैं। जी बिल्कुल, फैंस तो खूब बन गए होंगे। फैंस भी बहुत बन गए, सीखा भी बहुत कुछ है। और ये है कि स्ट्रगल मैंने भी बहुत की है। फौरन से नहीं, इतना इजी नहीं था मेरे लिए भी, लेकिन हाँ मुझे इतना 9th क्लास से शौक नहीं था। 9th क्लास से शौक सुनने की हद तक था, लेकिन जब सोचना शुरू किया कि खुद भी करना चाहिए और मैं भी बोल सकती हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकती, तो फिर ये था कि फिर कॉलेज में आके स्ट्रगल मेरी भी शुरू हो गई थी, कॉलेज स्टार्ट हो गई।
सही। अच्छा, ये इन दोनों के बारे में मैं एक बात बताऊं कि इन दोनों के साथ मैंने भी काम किया है, लेकिन मैंने इतना काम नहीं किया। इन लोगों का एक शो होता था जिन दिनों में मैं प्ले टीवी पे थी, तो उन दिनों में इन लोगों का एक शो होता था यूथ स्टूडियो। तो इन्होंने मुझे वहाँ गेस्ट इन्वाइट किया था, और जब मैं वहाँ पर इतना खूबसूरत बोली कि मुझे रेडियो वालों ने कहा कि आप आरजेइंग भी कर लें। खुद हैरान हो गए। नहीं, फिर सर आदिल ने मुझे कहा कि नहीं आप आए, लेकिन ऐसे नहीं, उन्होंने मुझे रखा था। इन लोगों के साथ मैंने पूरी 1 महीने की ट्रेनिंग की थी, लेकिन उसके बाद मेरे कुछ स्टडीज वगैरह थे, तो फिर मैं नहीं कंटिन्यू कर सकी थी उसको। खैर, अच्छा उवैस, आप एक बड़ा मजे का कुछ हमें कुछ करके सुनाने वाले हैं। अभी आपसे मेरी बात हो रही थी, आप जरा कुछ सुना दें। यही है, वो एक स्किट बड़ा मशहूर हुआ था रेडियो पे, जो ड्राइव टाइम में और नॉर्मली हम रात के शोज करते हैं। उसमें बेसिकली एक बस वाला, नॉर्मली हमारे कराची में बाइक्स जिनके पास हैं वो तो चलें ट्रैवल कर लेते हैं, बस में जो लोग ट्रैवल करते हैं उनके पास एक अदद नमूना आता है जो मुख्तलिफ चीजें बेचता है। तो वो एक पठान साहब बस में एंटर होते हैं, अपने दरवाजे से एंटर होते हैं, अस्सलाम वालेकुम मेरा प्यारा प्यारा भाइयों और उनका प्यारी प्यारी बहनों, आपकी खिदमत में शामिल, कसम तुमको मेरे सर की, मेरा पहलू से मत सरको, अगर सरको तो यूं सरको, कलम कर दो मेरे सर को, जो पहुंची तुमने बेची थी वो पहुंची अब कहां पहुंची थी, जिसका वो पहुंची वो सिखा पहुंचे में जा पहुंची, कभी ठीठी कभी टाठा, बगैर मांझे पतंग काठा, तेरा रोटी मेरा आटा, तेरा गोदी मेरा छाठा। तो मेरा प्यारा प्यारा भाइयों और रोन का प्यारी प्यारी बहनों, आपकी खिदमत में शामिल ये बीसी सुरमा बनाने वालों की जानिब से ये बीसी सुरमी लेकर, ये सुरमी में शामिल जड़ी बूटी आंगड़ बांगड़ मीठ बोल के गटर का पानी खाली से आपको पानी आए। मेरा भाई दावा है, जिसने ये सुरमी का एक सिलाई लगाई उसने इंशाल्लाह आंखों से निजात पाई, तो आंखों से निजात पाई ना पाई मेरा भाई दुनिया से वफात पाई जाएगा। रहा कीमत का सवाल, मार्केट से लो, दुकान से लो, जनरल स्टोर से लो, 10 रुपए का नहीं 30 रुपए का मिलता है, या कंपनी का मशहूरी के लिए सिर्फ 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। हिसाब अच्छा है भाई, जमा कर लो, बाकी जिसको चाहिए आवाज देख बुलाएगा, आएगा नहीं, तुमने नौकरी पर रखा मेरे को। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच, बहुत जबरदस्त, बहुत ही एक तो फ्लुएंटली आपने ये सब कुछ किया, याद किया हुआ है। कितनी प्रैक्टिस की थी इसके लिए आपने? नहीं प्रैक्टिस नहीं, बस दैट्स ऑल अबाउट, वही रेडियो है, अब बोल बोल के इतनी चीजें रट जाती हैं कि अच्छा, अक्सर लोग समझते हैं कि हम बहुत तेज रेडियो पे बोलेंगे तो शायद हम आरजे बन जाएंगे, जो एक आम लोगों का परसेप्शन है। आप बड़े धीमे लहजे की मुझे लगी है, क्या कहेंगे इस पर, क्या कमेंट करेंगे? ऐसा नहीं है, प्रोग्राम किस मूड का है, जिस तरह से टीवी में होता है कि प्रोग्राम किस मूड का है, तो रेडियो में भी इस तरह बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है लोगों की बरसियां भी, जो हमारा वर्षा है उनकी बरसियां भी हम लोग उनके बारे में बात करते हैं बरसी वाले दिन। और इसी तरह बर्थडेज है तो बर्थडेज वाला मूड है, अगर ईद है तो ईद वाला मूड है, लेकिन अगर कोई दिसंबर का किसी ऐसे सैड वाकये का जिक्र किया जा रहा है तो उसका मूड अलग होता है। और थोड़ा सा ये कि जो प्रोग्राम की आपका मूड क्या है वो भी बहुत काउंट करता है। जैसे मेरे प्रोग्राम वर्षा चैनल, तो वर्षा लाउंज ही मेरे प्रोग्राम का नाम है, तो वर्षा लाउंज क्लासिकल सा शो है एग्जैक्टली। इसमें जो हमारे माया नाज, हमारा जो वर्षा है, हमारा जो एसेट है मैडम नूर जहां की आवाज, और शहनशाह गजल मेहदी हसन साहब, और बहुत बेनतहा हमारे नाम है। बिना आपके शो के बारे में तो लोग जो आपको सुनते हैं वो जानते हैं, कुछ आपकी पर्सनालिटी के बारे में भी जानना चाहेंगे। आज आप लोग हमारे साथ बैठे हैं, ओवरऑल वैसे आपकी पर्सनालिटी किस तरह की है, क्या इतनी ही धीमी है, क्या थोड़ा फन नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं? मैं इनको मैं इनको जानती हूँ। जब ये हमारी यूथ स्टूडियो में होती थी, हमसे काफी मतलब डिस्कशन होता था और सीनियर भी थी, ये बैठी होती थी जब ये कर रही होती थी, तो मैंने इनको देखा ये बड़ा फनी होती थी, लेकिन ऑन एयर जब ये जाती थी आरजेइंग करती थी तो ये पोइट्री बड़ी अच्छी पढ़ती थी। तो कुछ सुनना भी दे, इनकी मिक्स पर्सनैलिटी है। हाँ, पोइट्री अगर सबा इतनी बहुत बिल्कुल बहुत टॉकेटिव। मेरा ख्याल है जो रेडियो पे काम करते हैं वो सब ऐसे ही होते हैं। चले आपको सुना भी दें, आप कुछ लेके भी आए। अच्छा, मैं लिखती भी हूँ सबा को, जैसे पता है इसको, कुछ लाइंस मैं सुना देती हूँ अपनी गजल की। बहुत एहसान करते हो जो हमको याद करते हो। आवाज थोड़ी सी मेरी खराब है, नो प्रॉब्लम। बहुत एहसान करते हो जो हमको याद करते हो, अपने दिल के कोनों में हमें आबाद रखते हो। बहुत एहसान करते हो जो हमको याद करते हो, अपने दिल के कोनों में हमें आबाद रखते हो। हमें मालूम है तुम्हारी खुशी और चाहत भी, हमें मालूम है तुम्हारी खुशी और चाहत भी, मगर क्या तुम कभी हमारे दिल को शाद करते हो। न पाबे जंजीर हूँ न राह में दीवार है, न पाबे जंजीर हूँ राह में दीवार है, ये कैसी कैद है जिसमें मुझे आज़ाद रखते हो। ये कैसी कैद है
जिसमें मुझे आज़ाद रखते हो। जबरदस्त, बहुत खूबसूरत और बहुत डीप अल्फाज आपने इसमें यूज किए हैं। और मुझे लगता है कि रेडियो भी ऐसा ही मीडियम है जिसमें आप अपनी आवाज और अपना इनर सेल्फ जो है लोगों के सामने रख देते हो। दैट्स व्हाट, वही बात आपकी काटी माजत कि जब हम रात के शोज करते हैं, राइट अबाउट शबगप हमारा एक सेगमेंट है जिसमें पोइट्री बेस्ड होता है, एक्सेप्ट द फ्राइडे शो जिसमें हम लोग कुछ और ही कर रहे होते हैं। तो जो नॉर्मल शोज होते हैं उसमें जो हमारे आरजेज हैं, अगर कभी कभार मुझे मिलते हैं तो उसमें हमारा टोन ही डिफरेंट होता है। लेकिन कभी जो हम फनी टोन में कुछ ना तो हमारी टोन ही अलग हो जाती है, लाइक हमें पता नहीं कि ऐसे क्या हो गया पता। लेकिन एक टोन आपको प्रेजेंटेबल ऐसी प्रेजेंटेशन देनी है कि सुनने वाले को ये लगे कि वो हमारी बात कर रहा है। तो दैट्स व्हाट कि आवाज से आप लोगों को मुतासिर करते हैं और आवाज की दुनिया आवाज से आप लोगों को मुतासिर करते हैं। ये बताएं कि एक आरजे बनना कितना मुश्किल काम है, और वैसे तो वाकई काफी मुश्किल काम है, क्योंकि आरजे के लिए भी आपको प्रॉपर नॉलेज की जरूरत होती है, साथ साथ आप सारा सेटअप भी चला रहे होते हैं। नए आने वालों के लिए क्या कहेंगे और क्या मुश्किलात होती हैं इसमें? नए आने वालों के लिए यही कहूंगा कि सीखें, लर्निंग करें, पढ़ें जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हैं, क्योंकि जितनी नॉलेज आपके पास होगी उतने अच्छे तरीके से आप बोल सकेंगे। बसा औकात होता ही है कि आप इंटरनेट का सहारा ले रहे होते हैं, कभी कभी इंटरनेट धोखा दे जाता है, अक्सर होता है। एग्जैक्टली, जिस तरह बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं, कभी आपका कंप्यूटर प्लेयर हैंग हो गया, कंप्यूटर हैंग हो गया तो आप क्या करेंगे? आपके पास इतना माइंड में मटेरियल होना चाहिए, इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आपका अगर जितनी देर में कंप्यूटर रिस्टार्ट हो रहा है, राउंड अबाउट 3 से 4 मिनट लगेंगे कंप्यूटर रिस्टार्ट होने में, उतनी देर में आप बात को मल्टीपल वेज में ट्रांसफर कर सकें। सही, मेरे साथ काफी दफा हुआ है, तो हम उस बात को आगे बढ़ा देते हैं। बारिश पे बात कर रहे हैं, अचानक कंप्यूटर हैंग हो गया, बात को आगे बढ़ाते जाए अंटिल अनलेस कंप्यूटर रिस्टार्ट हो गया, आपने सॉन्ग ऑन नहीं कर दिया। अच्छा, वो ठीक है, लेकिन नए आने वालों को आप क्या? अच्छा, मैं तो एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, सभा जो मैंने सोची थी कि मैं आऊंगी तो कहूंगी कि देखिए, सिर्फ आप बहुत टॉकेटिव हो, ये चीज रेडियो पे मायने इतनी ज्यादा नहीं रखती। आपका माइंड और आपकी जबान में रब्त का होना बहुत जरूरी है। आप बोल रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं, तो ये यूजलेस है आपका बोलना, क्योंकि अगर कुछ गलत ऑन एयर चला गया, ये रिस्पॉन्स, जिस तरह से टीवी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई ऐसा सेंटेंस, किसी की दिल आजारी ना हो जाए, कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना चली जाए, सेम दिस जो है रेडियो पे भी ऐसा ही होता है। हम कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना दे दें, कोई ऐसा ना हो कि कोई दुख की बात हो रही है और हम पता नहीं क्या बोल रहे हैं, हमें खुद ही नहीं पता हम क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल, समटाइम्स आप बहुत फ्लो में बोल रहे होते तो आपको नहीं पता होता, आपका माइंड और आप जो बोल रहे हैं वो मैच नहीं कर पा रहा होता। अच्छा बीना, आखिर में आपसे सिर्फ ये पूछना चाहेंगे, क्या समझती हैं आज के दौर में, इस टाइम पर जहाँ पर टेलीविजन आ चुका है, इंटरनेट आ चुका है, लोगों का ज्यादातर रुझान जो है वो इन चीजों की तरफ आ चुका है, तो रेडियो प्रेजेंटर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इस वक्त, इस टाइम? तो खैर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मीडिया इतना फास्ट हो चुका है, इतने सारे चैनल्स हैं कि अगर आपको एक प्रोग्राम अच्छा नहीं लग रहा, आप दूसरा देख लें, तीसरा, चौथा, गिनती खत्म हो जाती है, प्रोग्राम इतने ज्यादा हैं। लेकिन बात वही जो अवेश ने कही थी कि अगर आप टैलेंटेड हैं, आपके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है, अगर आपको लोगों का दिमाग और लोगों की फीलिंग पढ़ना आती है, आपको ये पता है कि लोग क्या सुनना चाहते हैं, तो आप कामयाब हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओवैस और बीना हमारे साथ मौजूद थे, आरजेज हैं, काफी स्ट्रगल किया और उसके बाद आपने सुना आप कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि आरजिंग में क्या मुश्किलात होती हैं और किस तरीके से आप आरजे बन सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और रेडियो जॉकिंग का जो क्रेज है वो एक बार इस तरह होता है कि कोई इसका मजा चख ले तो फिर इससे दूर नहीं रह सकता, लेकिन इस प्रोफेशन में आने के लिए कुछ बेसिक क्वालिटीज की जरूरत होती है जो आपको एक अच्छा आरजे बना सकती है। जी हाँ, रेडियो की दुनिया का बड़ा नाम अबू राशिद से गुड मॉर्निंग आज की टीम ने मुलाकात की और इनसे मालूम किया कि वो कैसे इस फील्ड में आए और नए आने वालों को क्या टिप्स दी, उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। जिंदगी में दूसरों के लिए, अपने लिए आसानियां तलाश कर रहे हैं, और आपका ये मोटो और आपका ये मकसद कि आपकी वजह से जिंदगी एक खूबसूरत जगह के साथ दूसरों के लिए भी हसीन हो जाए, ऐसा करना बहुत खूबसूरत सी बात है, क्योंकि अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। 2004 में मैं यहाँ आया, साहिर लोधी जो थे वो स्टेशन मैनेजर थे, और दीगर कोऑर्डिनेटर्स में बहुत सारे लोग थे, जिसमें फरहत अब्बास शाह भी थे। तो पहला इंटरव्यू मेरा किया फरहत अब्बास शाह ने। मैंने उनसे कहा कि मेरा ये ख्याल है, मेरे दोस्तों का ये ख्याल है मेरे बारे में, मेरी आवाज़ के बारे में, कि मैं इस आवाज़ से कोई काम ले सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कुछ काम नहीं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आइए मेरे साथ। और वो मुझे ऑफ एयर में ले गए और कहने लगे बोलें, और मैंने तो शो करना शुरू कर दिया वहाँ पर। और उसके वेरी थर्ड डे मैं ऑन एयर हो गया था, मौजूद नहीं था, और इस म्यूजिक को पजीराई जब मिली, एक मरहले पर आने के बाद मुझे लगा कि मैं एक अच्छा काउंसलर हूँ आरजे होने के साथ साथ,
मेरे लबो लहजे में कुछ इस तरह की शायद मोहब्बत शामिल है, या मेरे अंदर का कुछ ऐसा है कि लोग मेरी बात पे कन्विंस हो जाते हैं और मुसल्लत नहीं करनी पड़ती उनके ऊपर। तो ये सोचकर मैंने इस तरह के प्रोग्राम डिज़ाइन करना शुरू कर दिए। उसके लिए मेरी इंस्पिरेशन वासिफ अली वासिफ है। जब मैंने वासिफ अली वासिफ को पढ़ा तो मेरा जी चाहा कि मैं ऐसा बोलूं जैसे वासिफ अली वासिफ बोलते हैं। तो मेरी जो मकबूलियत का एरिया है वो यही है कि लोग मुझे इस हवाले से कि किसी भी मौजू पर अबू राशिद जो है वो बोलते हैं तो लगता है कि जैसे कोई ऐसी बात है जो कोई समझा रहा है बड़ा अपना। बहुत बचपन से किताबें पढ़ना शुरू की। घर में किताबें बहुत सारी थी। उसकी वजह ये थी कि मेरे वालिद साकिब अजमेरी शायर और मेरी एक बहन भी शायरा। मैं सभी कुछ पढ़ता था, ना समझ होने के बावजूद भी कि कुछ समझ नहीं आता था। बहरहाल किताब से रिश्ता मेरे वालिद की वजह से जोड़ा, क्योंकि वो किताबें लेकर आया करते थे और हम किताबें पढ़ते थे। मैंने बहुत छोटी उम्र में जेम्स कावेट को और इब्राहिम जलीस को पढ़ लिया था, मंटो को पढ़ लिया था। मैंने असमत चुगताई का लिहाफ भी बहुत छोटी उम्र में पढ़ लिया था, जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया था। तो मतलब किताब से रिश्ता जुड़ा रहा। रेडियो तक आने का जो सफ़र है वो इस तरह से है कि जब मैं अपने स्कूल के ज़माने में जिस तरह रीडिंग हुआ करती थी, अब शायद ऐसा पता नहीं स्कूलों में होता है, जैसे ही ये उर्दू का शुरू होता था तो सबकी एक साथ आवाज़, अबू राशिद से कहें कि पढ़ें, तो मुझे नहीं समझ में आता था कि मुझसे क्यों कहा जाता है। इतना लंबा टाइम गुजारने के बाद मेरा जी चाहता है कि अब यूं ना जाया जाए रेडियो की तरफ, घर की तरफ जाया जाए, लेकिन फिर आ जाता हूँ। ये बड़ा मुश्किल है। कई बार का फैसला हुआ कि जैसे होता है ना कि कोई ऐसी महबूबा होती है जो आपकी, जिसको आप चाहते हैं छोड़ना, छोड़ नहीं सकते आप। एक बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ। मैं तारिक रोड पर एक शॉपिंग सेंटर में शर्ट्स लेने के लिए गया, तो 3-4 शर्ट्स खरीदने के बाद वो सेल्समैन मुझे रहनुमाई मेरी करता रहा कि सर ये देख लें, ये देख लें। वो सब करके मैं जब काउंटर पे आया तो जो सेल्स का काउंटर होता है उस पर उसने कहा कि वाउचर बना दिया। कहना सर किस नाम से बना दूं वाउचर? तो उसने सारे पेमेंट बना के, मैंने कहा अबू राशिद। तो जब मैंने वाउचर ले लिया, मैं 2 कदम आगे बढ़ा तो वो जो सेल्समैन मेरी रहनुमाई कर रहा था उसने कहा एक्सक्यूज मी सर। मैंने कहा जी, आप आरजे अबू राशिद हैं? तो मैंने कहा जी मैं आरजे अबू राशिद हूँ। कहने लगा जब आपके साथ में घूम रहा था तो मुझे शक तो बार बार हो रहा था आवाज पे, लेकिन वो माइक पे तो कुछ और आती है ये। तो अब उसने मुझे कहा, वो फौरन जो कैश बुक थी ना, जो जिस पे मेरा नाम लिखा हुआ था, एक कॉपी उनके पास होती है, तो वो अपने उससे लेकर आया। कहने लगा सर यहीं ऑटोग्राफ दें आप, इसी जगह पर जहाँ पे ऊपर आपका नाम लिखा हुआ। मैंने उसको ऑटोग्राफ दिया, उसको गले लगाया। तो ये जो इस तरह से कोई पहचान लेता है आपको, आपकी आवाज से, या आप सिर्फ नाम लें और आपको पहचान लेता है, ये शायद स्क्रीन के लोगों को ये अचानक से जो मोहब्बत है ये नहीं मिलती, जो रेडियो के लोगों को। ये एक अजीब सा करिश्मा है, एक अजीब सा जादू है। तो ये बड़ा खूबसूरत वाक़या है जो मुझे हमेशा याद रहता है। और जनाब प्रोग्राम अपने इख्तितामी लम्हात पे इस नगमे के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ, बेवजह के साथ और इस दुआ के साथ कि अपना और अपने अतराफ तमाम लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, उसका कुछ ज़्यादा रखिएगा जिसका कोई कम रखता है। अपने प्रेजेंटर अबू राशिद को मस्त FM 103 कराची स्टूडियो ब्रोकन हार्ट क्लब से दीजिए इजाजत। आपका अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। और क्या जबरदस्त बात की है इन्होंने कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, लेकिन उसका ज्यादा ख्याल रखिएगा जिसका कम कोई ख्याल रखता है। ये शाइस्तगी, ये गुफ्तारी है जो आपको रेडियो के साथ कनेक्ट कर लेता है, और ऐसे लगता है कि ऐसे कोई गॉड्स वॉइस है जो आपको रहनुमाई करने के लिए हर वक्त आपके साथ है जब भी आप रेडियो लगाओ। चलिए जनाब, इस पर मजीद भी कुछ बातचीत करेंगे, पर शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे FM रेडियो में काम करने वाले ऑडियो इंजीनियर से। वेलकम
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और बात हो रही है आरजेस की, सॉन्ग्स की और रेडियो की। तो जब हम रेडियो सुन रहे होते हैं तो रेडियो सुनते वक्त जितने भी लिसनर सुन रहे होते हैं उनका ध्यान आरजे पे होता है या उसकी बात पे होता है, लेकिन एक ऐसा ऑडियो इंजीनियर होता है बेचारा जिसका एक अहम किरदार होता है आरजे के और लिसनर्स के दरमियान, लेकिन उसका ख्याल तक नहीं आता होगा शायद सुनने वाले। बिल्कुल ऐसा ही है। गुड मॉर्निंग आज ने हवा के दोष पर आरजे की आवाज सामईन तक पहुंचाने वाले ऑडियो इंजीनियर की भी आवाज लोगों तक पहुंचाने का सोचा, तो उनसे बातचीत भी की। देखते हैं उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मेरा नाम अदील हैदर है और मैं एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर हूँ। यहाँ पे रेडियो पे काम कर रहा हूँ। ट्रांसमिशन हमारी ऑन एयर हो रही होती है तो उसको लुक आफ्टर करना होता है कि क्या क्या उसके अंदर कोई ऐसा नहीं आए, डेड एयर वगैरह आ जाए। और बाकी आरजेस जब शोज़ कर रहे होते हैं तो उनको मॉनिटर करना पड़ता है हमारे पास यहाँ पे, कि एक तरफ से वो शो कर रहे होते हैं और एक तरफ से हम मॉनिटर कर रहे होते हैं उनको, कि ऐसा नहीं हो कि बीच के अंदर कोई मतलब कुछ चीज़ मिसिंग हो जाए, कमर्शियल मिसिंग हो जाए, प्रॉपर टाइम के ऊपर कमर्शियल रन हो रहा है और इसके अलावा शोज़ प्रॉपर जा रहे हैं, बीच में कोई ज़्यादा गैप तो नहीं आ रहा। एक आरजे जो अपना शो कर रहा होता है उसके पीछे कितने लोग बैक हैंड पे काम कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उसकी आवाज़ जो है वो क्लियर जो है वो लोगों तक जारी होती है। और कराची में जिस तरीके से आपको पता है 2-2.5 करोड़ की आबादी है, तो उसको प्रॉपर आवाज़ को उसको देना, तो लोगों को जस्ट वो नज़र आ रहा होता है कि आरजे की आवाज़ आ रही है, उसी को लोग जो है फॉलो कर रहे होते हैं। फ़ैन फॉलोइंग भी उसी की होती है और लाइक आप समझ सकते हैं मैसेजेस वगैरह हर चीज़ गिफ्ट्स भी आ रहे होते हैं तो उन्हीं लोगों के लिए आ रहे होते हैं। तो ये नहीं पता होता लोगों को पीछे क्या वर्क चल रहा होता है, हम उनको किस तरीके से मॉनिटर कर रहे होते हैं या हम आवाज़ बनाने में उनकी कितनी वो हेल्प आउट कर रहे होते हैं। एक शो मैं ले रहा था एक आरजे के साथ बैठे हुए, तो एकदम करते हुए एकदम लाइट चली गई और लाइट चली गई तो उसके बाद जो है वो मैंने वेट करा, 15 सेकंड्स गुजरे, 20 सेकंड्स, बट जनरेटर ऑन नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद मुझे जो है वो मतलब आरजे जो हमारे बैठे हुए थे वो ऑन एयर थे, अब मुझे उनको भी देखना है, मुझे ट्रांसमिशन भी डेड नहीं होने देनी, तो मुझे इस सिचुएशन के अंदर फिर मतलब आपको जो है हाजिर दिमागी रखनी पड़ती है कि आपने करना क्या है। तो मैंने जो है वो उनको जो है वो ऑन एयर छोड़ा, उनको मैंने कोई डिस्टर्ब नहीं करा, वो अपना जो है वो कंटिन्यू थे आरजे उसके ऊपर वो कर रहे थे अपनी टॉक। देन फिर मैं वहाँ से सीट से उठा और मैं निकल के फटाफट मैं भागा नीचे की तरफ और मैंने जाके जनरेटर ऑन करा। देन फिर मैं वापस अपनी जगह पे आगे बैठ गया। तो ये है कि ये सिचुएशन मुझे एक दफ़ा फेस करनी पड़ी थी। ऑडिशन देने वाले को पता होना चाहिए कि मुझे ऑडिशन देने के लिए आना है, तो मुझे उसके दिमाग में एक थीम होती है कि मुझे क्या शो करना है। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं हमसे आके बैठ जाते हैं, फिर पूछते हैं कि सर क्या करना है, कैसे करना है और क्या बोलूं। तो ये थोड़ा सा वो होता है कि मतलब आप ऑडिशन देने के लिए आए, यहाँ तो काम ही बोलने का है। अगर आपके पास अच्छे वर्ड्स हैं, सेलेक्टिव वर्ड्स आप यूज़ करेंगे तो ही जाहिर सी बात है आप रेडियो के लिए जो है वो एज अ प्रेजेंटर सेलेक्ट हो सकते हैं। बैक हैंड पे ही काम करना जो है वो ज़्यादा सही लगता है मेरे ख्याल से। तो ये कि बात होता ही है कि जब ये आरजेस जब कहीं और आपको टीवी चैनल्स वगैरह पे या किसी और उस पे नज़र आते हैं, आप देखते हैं उनके मैगज़ीन के अंदर कुछ वो पढ़ते हैं और बिल फर्ज अगर वो आपके ही मतलब उससे ट्रेन होके गया हुआ हो तो आपको थोड़ा सा एक प्राउड फील होता है, नहीं यार कि इनको जो है वो मैंने ट्रेन करा था। तो आई थिंक सो कि लोगों को ये भी होना चाहिए कि कभी कभार होता है कि सामने होना चाहिए, बट ये कि ये ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप पीछे हों और मतलब लोगों को नहीं पता हो कि इनको बनाने वाले कौन लोग थे। और अनम मैं ये साउंड इंजीनियर को सुन रही थी, इनका भी बिल्कुल वैसा ही शिकवा है जैसे हमारा पीसीआर वालों का होता है और कैमरामैन का होता है कि आप लोगों को सब जानते हैं, लेकिन असल मेहनत जो है वो हम भी कर रहे होते हैं। ये रेडियो में बहुत अहम रोल जिससे भी प्ले करता है, क्योंकि बहुत से ब्लंडर्स यही लोग छुपाते हैं। और जैसे वो कह रहे थे कि बहुत से ऐसे आजिज़ हैं जो इन्हीं के हाथों से बन के निकले, क्योंकि ये अगर चीजों को कंट्रोल ना करे तो मेरा ख्याल है कि आप तक एक बेस्ट और एक पैकेज में चीज जो है बिल्कुल ऐसे ही हमारा पीसीआर है और ऐसे हमारे कैमरामैन हैं जो अपना बेस्ट पोटेंशियल ना दें तो शायद हम इतना अच्छा काम ना कर सकें। खैर, और इतनी सारी बातें हो गई, भूख लग रही है तो झटपट रेसिपी की जाने बढ़ते हैं। आज बन भी बहुत मजेदार, लेकिन आज मुझे पता है कि क्या बन रहा है। सैलेड बन रही है जनाब। कौन सी वाली? बलेला। चलो देखते हैं जनाब।
और रेसिपी देखी, कितने मजे की जो है वो रेसिपी बन रही थी। मुझे लग रहा है मुझे कुकिंग आ जाएगी ये रैपिड रेसिपीज देखते देखते। सब मुझे तो आज पता नहीं क्यों खाने के ऊपर ध्यान नहीं गया, क्योंकि आज हमारे साथ जो सिंगर्स हैं वो बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं और पाकिस्तान के चमकते सितारों में आज आपको मिलवाएंगे शाहरुख वकार से, जो बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं, और उनके साथ एक गिटारिस्ट भी मौजूद है अली हसन। और अली हसन पहले भी हमारे पास आ चुके हैं। कैसे हैं अली हसन आप? ठीक ठाक। वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। और आप तो फर्स्ट टाइम आए हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम। अच्छा, आप सिंगर, और अली आप भी सिंगिंग करते हैं या सिर्फ गिटार प्ले करते हैं? अच्छा, अली से तो बहुत सारी बातें हमारी पहले भी हुई थी, तो पहले हम सबसे पहले बात करते हैं आपसे। हाँ। ये बताएं आपने अपना करियर कब से शुरू किया? ये तो 1 साल हुआ है। 1 साल हुआ जी। कैसे शौक पैदा हुआ? मैं पहले भी बहुत इंटरव्यूज के अंदर बता चुका हूँ, मेरे से पहले हुआ है। मैं ऐसे सुरक्षितर हुआ था, एक अपना प्रोग्राम आतिफ असलम ने किया था जियो के ऊपर, तो मैं उसके ऊपर गया था। उस वक्त मेरी एज काफ़ी कम थी, तो मैं उस पर गया, तो ऐसे दोस्तों वगैरह के साथ सबको शौक चढ़ता है सिंगिंग का, तो मैं उनके साथ चला गया। वहाँ पे आतिफ असलम ने मेरा इंटरव्यू लिया, मैंने वो लम्हे गाया था, तो खड़े होकर मुझे गले मिला, बहुत आगे जाओगे तुम, बहुत आगे जाओगे एक दिन। लेकिन उस वक्त मेरी एज कम थी, मैं 16 ईयर्स का था उस वक्त। अच्छा। अभी भी आपका जो एटीट्यूड है और अभी जो आपकी ड्रेसिंग है, साफ पता चल रहा है कि बॉडी लैंग्वेज पूरा रुझान। म्यूजिक एक्चुअली म्यूजिक का शौक मुझे बचपन से ही था, तकरीबन मैं 5-6 साल का था, ऐसे गुनगुनाता रहता था बैठे बैठे। अच्छा, आतिफ असलम से बहुत इंस्पायर्ड लगते हैं आप मुझे, क्योंकि आपकी आवाज में वो चीज मुझे नजर आ रही है। जी जी। और आपने गाया भी वो लम्हे था जब उन्होंने पसंद किया था। तो आज आप हमें क्या सुना रहे हैं? मैं अभी तो है एक वो आज से है नबील शौकत अली का सॉन्ग है, कुछ मौसम के हवाले से ही सुनाइएगा, मौसम बड़ा अच्छा हाँ, वो मौसम का ही सॉन्ग है। अच्छा, चलें जी शुरू करते हैं। तेरे बिना मैं जीऊंगा कैसे, रास्ते में छाई है घटा, मुझ में मैं हूँ, मुझसे तू है, कैसे फिर ये तय हो फासला, होश ये मेरा खोया नहीं था, आज जो पाया नहीं था, खिलने लगी हर एक कली आज से, ये इश्क का है मौसम, ये इश्क का है मौसम, प्यार की गलियों में खो जाए कहीं हम तुम, प्यार की गलियों में खो जाए कहीं हम तुम। चलें जी, ये इश्क का Actually है मौसम, बड़ा फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। सॉन्ग जो है वो गाया, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, ये बताएं कि बहुत सारे लोगों को आतिफ असलम डेफिनेटली पसंद है, उनके आइकन हैं, लोग मरते हैं आतिफ असलम पे। आपको आतिफ असलम पसंद थे, आपने एडेप्टेशन ली उनके स्टाइल की, या आप जेन्युइन ऐसे? नहीं, मेरी बहुत वॉइस मैच करती थी। अब होता ना एक इंसान को जो मैं कोई बहुत सारा सिंगर्स के सॉन्ग्स गाने की ट्राई करता था, तो जो वॉइस मैच हो गई इसके ऊपर, तो तभी मुझे उस चीज को पकड़ लिया। वो नेचुरली एक चीज वैसे मर्ज हो गई। वो मैंने फर्स्ट टाइम सुना था जब मैं छोटा था, वो 13 होने लगा हूँ। अच्छा। तो उसके बाद से मुझे शौक चढ़ना शुरू हुआ। कहते हैं कि आप जिसको पसंद करते हैं उसी का रूप धारने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज आप में नजर आ रही है। अच्छा, एक हमें पीसीआर से भी रिक्वेस्ट आ रही है कि वो बेवजह आप गा रहे थे बड़ा अच्छा, तो वो जरूर सुनाइएगा। ठीक है, वो मैं ऐसे ही सुनाता हूँ आपको। हाँ हाँ। नाम लेने का इरादा भी न था, नाम लेने का इरादा भी न था, चल पड़ा ज़िक्र तेरा बेवजह, हिजर यारा सता बेवजह बन गया तू क्यों वजह बेवजह। जबरदस्त। शाहरुख, ये बताइएगा कि आप अभी बता रहे थे कि आगे आपके कुछ सॉन्ग्स भी रिलीज हो रहे हैं, आप इसको पैशन एज अ पैशन लेके चलना चाह रहे हैं, एज अ प्रोफेशन लेके जी, चलना एज अ चाह रहे हैं? प्रोफेशनल मैं इसको मतलब
मैंने काफ़ी बड़े बड़े प्रोड्यूसर से इनसे सॉन्ग्स बनवाए हैं। एक तो साहिर अली बग्गा साहब हैं, शजर फ़खर हैं, इन सब ने राहत फ़तेह अली खान साहब के सॉन्ग प्रोड्यूस किए हैं और मूवीज़ के भी किए हैं काफ़ी बड़ी बड़ी। तो बस वो कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। उन लोगों को मैं खुद ही उन लोगों को ना मेरे साथ काम करने में मज़ा आता है, मुझे भी अच्छा लगता है। ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारी यूथ जो है तमाम क्लासिकल सिंगर्स के काम को समझती है और उनकी तरफ मुतवज्जो हो रही है, वरना ज़्यादातर लोग जो है वो पॉप की तरफ चले जाते हैं और कहते हैं हम सिंगर बन गए। अच्छा, अली हमारे साथ बैठे हुए हैं। अली, आप गिटार प्ले करते हैं, इससे पहले भी हमने आपको गिटार प्ले करते हुए देखा है, बहुत अच्छा जो है आप वो गिटार प्ले करते हैं। ये बताएं, इसी फील्ड में आगे जाने का इरादा है और कुछ सिंगिंग की तरफ भी आने का सोचा है? क्योंकि बहुत से गिटारिस्ट ऐसे होते हैं जब वो सोलो गिटार प्ले कर रहे होते हैं या टू शॉट में, तो वो सिंगिंग भी की तरफ भी आ जाते हैं। सिंगिंग ट्राई की थी, मगर वही बात है कि एक रिदम नहीं बन पा रही गिटार के साथ, जो वोकल चाहिए ये बड़ी होता अच्छी है। बात है कि आपने जस्टिस किया अपने काम के साथ। और क्योंकि वोकल चाहिए होता है हाई और लो का, तो नहीं हो पाता। मगर गिटार इतना है कि हाई और लो पे अगर सिंगल प्ले करूं तो हो जाता है। सिंगर जैसा भी गा रहा हो उसके हिसाब से फिर थोड़ा मैच करना होता है, आसान रहता है। अच्छा, तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो किस तरह करते हैं? मतलब खुद गुनगुना के नहीं करते? नहीं, ज्यादातर जैमिंग अच्छी रहती है क्योंकि आप सामने की वॉइस जो भी बैठा है उसको जज करो, उसके हिसाब से कॉर्ड्स मैच करो। इसमें बड़ा मजा आता होगा ना कि हाई नोट, फिर आप कहाँ म्यूट करना है, कहाँ पॉज करना है, वो अच्छा रहता है। और बाकी जो कैरियोके चल रहा है, कोई गाना चल रहा है, उसमें आप रोक नहीं सकते गाने को। तो कितना टाइम आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं दिन भर? कितना आप कान खाते हैं अपने घर वालों के? नहीं, इतना तो नहीं है। पहले शुरू में किया था तो 1 साल लगा था, प्रॉपर कोई वैसे ही बताया था, मैंने टीचर नहीं, इंटरनेट से सीखा। तो वही अब है कि थोड़ा बहुत इंटरनेट फिर भी यूज करना पड़ता है। अच्छा, चलिए जनाब, क्योंकि अब हम बढ़ने लगे हैं आगे और आपका वो जो प्यारा सा सॉन्ग आप हमें सुना रहे थे, आदत, हम सबकी सॉन्ग आप सब मेरे साथ सुन गए। आप आदत सुना दें आज, किसी आदत पे एक आदत हो जाए आज। सही, चलो। हाँ, डोंट वरी, हम सब बेस, हम दोनों बेस हुए आपके साथ जा सकते हैं। मैं भी एक तरीके से बेस हुआ। चलो। दूर जितना भी तू मुझसे पास तेरे मैं, अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में। जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं है, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। चाहत ऐसी है ये तेरी बढ़ती जाए, आहट ऐसी है बहुत मजा आया जनाब। अच्छा, मैं सोया नहीं हूँ रात से, इसलिए मैं थोड़ा सा कांप रहा हूँ। नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। नहीं, ये बहुत अच्छा और था। एक्चुअली मैं अभी बुखार जंगी से उठा हूँ।
चलो वो एक्सक्यूजेस अपनी जगह, लेकिन हमने एंजॉय किया। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके आप दोनों से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ लक आपके आगे के तमाम प्लान्स के लिए, आपकी वीडियो रिलीज के लिए भी। एंड इसी के साथ जनाब हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। और अगर आप में भी कोई खास टैलेंट है और आप भी सीट पर आना चाहते हैं तो बिल्कुल अपनी कहानी हमें हमारी सोशल मीडिया साइट्स पर आप भेज सकते हैं। और जैसे ही आप अपनी स्टोरी हमारी सोशल मीडिया साइट्स पर बताएंगे और हमें लगेगा कि वाकई आप में है पोटेंशियल, तो हम आपको इन्वाइट करेंगे गुड मॉर्निंग आज में। तो ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए गुड मॉर्निंग आज।